Hello everyone, I welcome you all on the Law Prep Tutorials YouTube channel. In this session we are going to discuss about how to excel critical reasoning for CLAT examination in the coming 7 months. The last 7 months are very crucial. Why so? Because स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा लीनियंट होके चलते हैं, बट ये जो 7 मंथ्स की स्ट्रेटेजी आप लोगों के सामने आज मैं लेके आया हूँ, इसको हमें थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा. अगर हम डिलीजेंटली इसको परफॉर्म नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारे स्कोर्स जो हैं धीरे धीरे नीचे होते रहेंगे और इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हमारा स्कोर बढ़ ना पाए. ओके तो सीआर के अंदर अपना स्कोर अच्छे से इम्प्रूव करने में, सीआर के अंदर अपने सारे के सारे डाउट्स को कवर करने में, अपार्ट फ्रॉम दैट सीआर के अंदर हमें किसी भी तरह से एक्सीलेंसी लेके आनी है अगर, तो उसके लिए हमें ये सेशन देखना पड़ेगा. तो पूरे के पूरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा एंड पूरी वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि सीआर के अंदर हम 7 मंथ्स के अंदर किस तरह से एक्सीलेंसी ला सकते हैं. ओके सो टुडे सेशन इज टॉकिंग अबाउट द एक्सीलेंसी. द वेरी फर्स्ट वन, स्टार्टिंग के 2 महीने आउट ऑफ द 7 months, the first and the second month talks about the intensive practice and the concept clarity. अल्टीमेटली हमारा अगर कॉन्सेप्ट सीआर के अंदर स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट के अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत आएगी. और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ साथ हमें इंटेंसिव प्रैक्टिस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर प्रैक्टिस नहीं है तो उस क्लैरिटी को लाने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो हाउ टू डू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ diligent practice and how to improvise our clarity for in terms of our concepts related to CR. First one, focus on understanding question type inference inference, assumption, strengthening, weakening and conclusion. Ultimately, if we people are talking about the critical reasoning, we people have to understand our few topics, few main ingredients of CR, that is arguments, whether it is strengthening or weakening, assumption based on the passage, conclusion according to the reader and the inference. Okay, तो इन्फ्रेंस में भी आपके पास दो दो टाइप के इन्फ्रेंस आ जाते हैं, प्रॉपरली इन्फर्ड और कैन बी ड्रॉन एज इन्फ्रेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट रीजनिंग में अब सॉरी कंक्लूजन में भी आ सकता है रीजनेबल कंक्लूजन और द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज. सो understand the types of questions the examiner is going to ask you in your exam, and for that you have to prepare for these kind of concepts completely. Second one is practice around 4 to 5 passages daily from varied sources. वेराइट सोर्सेज मतलब आप लोग 4 to 5 पैसेजेस डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मॉड्यूल से कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट पेपर से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर से कर सकते हो, कहीं से भी. बट डेली आपको एटलीस्ट 4 to 5 पैसेजेस सॉल्व करनी है रिलेटेड टू CR. द नेक्स्ट वन इज read editorials, opinion pieces and logical arguments daily to improve your comprehension. अगर आपको अपना कॉम्प्रीहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, रीडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है सीआर के अंदर, तो आप लोगों को डेली एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे. ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स को भी आपको रीड करना पड़ेगा. एंड द लास्ट पार्ट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स. लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी पर्टिकुलर आर्टिकल या पर्टिकुलर एडिटोरियल पे लॉजिकली अपना डिबेट वगैरह कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों के आर्ग्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो. नेक्स्ट वन, यूज प्रैक्टिस बुक्स एंड प्रीवियस पेपर्स टू आइडेंटिफाई द कॉमन क्वेश्चन पैटर्न्स. दिस पर्टिकुलर पार्ट टॉक्स अबाउट द पैटर्न अंडरस्टैंडिंग. लास्ट ईयर के अपने पेपर्स उठाइए, अपनी बुक्स उठाइए, अपना मॉड्यूल्स उठाइए, अपने मॉक्स उठाइए और पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि एग्जामिनर किस टाइप से, किस साइकोलॉजी से आपके सामने एक पेपर प्रेजेंट करने वाला है. पैटर्न एक बार हमें समझ में आ गया कि वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाता है, इजी टू मॉडरेट जाता है, या इजी टू डिफिकल्ट डायरेक्टली जंप करता है, या फिर किस किस टाइप से क्वेश्चंस को मॉडिफाई करता है, आपको वो समझ में आना चाहिए. एंड फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू दीज पर्टिकुलर थिंग्स. इन द लास्ट वन, फॉर द फर्स्ट 2 months, maintains an error journal
to track weakness and revise regularly. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट 2 मंथ्स में आप लोगों को एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा. रजिस्टर के अंदर आप डेली 4 to 5 प्रैक्टिसेस करोगे, फिर 4 to 5 पैसेजेस की प्रैक्टिस करने वाले हो. तो उस पैसेज के अंदर हर बार आप कोई ना कोई मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे होंगे. अब मिस्टेक्स हमें याद नहीं रहती, तो इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग दैम, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग दोज मिस्टेक्स, आप उसको एक जर्नल में नोट करो. नेक्स्ट टाइम से अगर आपको उस टाइप से प्रॉब्लम आ रही है तो उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपने मेंटोर्स से, अपने टीचर्स से आके मिलिए और उनसे डिस्कशन कीजिए कि सर इसी टाइप के क्वेश्चंस में बार बार प्रॉब्लम आ रही है. अगर आप ये मेंटेन नहीं करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको लास्ट तक आएगी, लास्ट 7 मंथ तक, मतलब एग्जाम के पहले तक. हो सकता है एग्जाम में भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिले. तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द एग्जाम्स, मेंटेन द जर्नल्स फॉर द एरर्स जो आप मिस्टेक कर रहे हो बार बार, और उन एरर्स को टाइम टू टाइम ओवरकम करिए. ठीक है. सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू कंसिडर फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ योर CR practice. Now we have the consideration for month 3 and 4. थर्ड और फोर्थ मंथ में सेम उसी टाइप के अंदर कॉन्सेप्ट चलेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा. हमें यहाँ पे स्पीड बिल्डिंग और एडवांस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. स्पीड बिल्डिंग से मतलब है वी हैव टू सेट द टाइम फॉर द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट. टाइमिंग सेट करने से आप लोगों का एक तरह से स्पीड बढ़ता है बेटा. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लैट एग्जाम, क्लैट में आपके पास 120 क्वेश्चंस हैं, एंड फॉर दोज 120 क्वेश्चंस आपके पास 120 मिनट्स है. आउट ऑफ दोज 120 मिनट्स आपके 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स या 12 मिनट्स जितना आप कंसिडर करते हैं, इतना हमारा OMR शीट्स को फिल करने में लग जाता है. चाहे वो आपके नंबर्स हो, चाहे क्वेश्चन मार्क करना हो, चाहे रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर एंड सो ऑन, बहुत सारी डिटेल भरने में 10 से 12 मिनट जाते हैं. तो हमारे पास ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं होता. तो आपको CR के अंदर कोशिश करनी है कि आपको वो क्वेश्चन 1 मिनट से पहले करना है, एंड फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर द रिजिड प्रैक्टिस, और यू कैन से स्टिफ प्रैक्टिस, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. हाउ कम? इंक्रीज पैसेजेस वॉल्यूम टू 7 to 8 डेली. स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में आपने डेली 4 to 5 पैसेजेस करे थे. नाउ यू हैव टू गो फॉर द 7 to 8 पैसेजेस डेली, इंक्लूडिंग द मिक्स डिफिकल्टी लेवल्स. मिक्स डिफिकल्टी लेवल का मतलब हुआ फ्रॉम इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट. तीनों टाइप के आपको क्वेश्चंस मिक्स करके आपको करने हैं 7 to 8 पैसेजेस से. ये पैसेज फिर सेम सोर्स, आइदर फ्रॉम द लास्ट ईयर मॉक्स, either from the last year modules, either from this year's module or this year's mocks, or any source, whatever source you can get, हर सोर्स से कलेक्ट करके आपको वहां से 7 to 8 पैसेजेस डेली करने हैं. अगर आप 7 पैसेजेस डेली भी करते हो तो आपने एक महीने में 210 पैसेजेस करे, और 2 महीने में 420 पैसेजेस, 400 भी हो गए 2 महीने में, बहुत है. Time yourself strictly to improve speed. Aim for an average of 40 to 60 seconds per question. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आपके पास ऑन एन एवरेज 1 मिनट भी नहीं होता अपने क्लैट एग्जाम में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो अपनी स्पीड कुछ इस तरह से मेंटेन करनी है कि आपको एक पैसेज को सॉल्व करने में, अगर एक पैसेज में आपके पास 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 6 36, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं. 6 क्वेश्चन के लिए आपके पास ये 6 मिनट होंगे. ठीक है. एक क्वेश्चन को करने में अगर आपको 1 मिनट लग रहा है 60 सेकंड के हिसाब से, तो 6 क्वेश्चन को करने में आपको 6 मिनट लगने चाहिए मैक्सिमम. दैट मीन्स एक पैसेज को पढ़ने से 6 क्वेश्चन करने तक का आपका टोटल टाइम जो है 6 मिनट्स होना चाहिए. इफ यू आर क्रॉसिंग दैट टाइम लिमिट तो आपको इसको स्पीड को किस तरह से मॉड्यूलाइज करना पड़ेगा बेटा. अगर आप 40 to 60 सेकंड्स में एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज नहीं लेके चल रहे हो तो आपको एग्जाम में दिक्कत होगी, एंड वी डोंट वांट टू फेस दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस इन द एग्जाम. सो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम हम लोग स्टार्टिंग से अपने आप को प्रिपेयर करके चलेंगे. सो गो फॉर द एम फॉर एन एवरेज ऑफ 40 to 60 सेकंड्स पर क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, फोकस ऑन शॉर्टकट टेक्निक्स, एलिमिनेशन, इन्फ्रेंस क्यूज एंड कीवर्ड्स. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमिनेशन हेयर, तो एलिमिनेशन आपका ऑप्शंस में बहुत इजीली जस्टिफाई हो जाता है. इफ यू आर गोइंग फॉर द क्रिटिकल रीजनिंग,
CR के अंदर आउट ऑफ द 4 ऑप्शन 2 ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट होते हैं, whether they are related to the extreme words or restricted words or whatsoever. 2 ऑप्शन हमारे बचते हैं. जो 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट करते हैं उसका एलिमिनेशन प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, वो किस बेस पे होता है. सो फॉर दैट अप्रोच योर टीचर्स, अप्रोच योर मेंटर्स एंड टॉक टू देम कि एलिमिनेट कैसे करते हैं. उस प्रोसेस को सीखना है. इन्फ्रेंस क्यूज और कीवर्ड्स जिनके बेस पे हम आउट कर देते हैं, जैसे कि मैं एक्सट्रीम वर्ड में कंसिडर करता हूँ सबसे पहले प्राइमरीली. प्राइमरीली के अलावा हमारे पास ऑल आ जाता है. तो इन वर्ड्स को कैसे कंसिडर करना है एलिमिनेशन प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए, इसको सीखना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टार्ट टेकिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट CR हियर. 2 to 3 पर वीक. डेली आप मतलब पूरे हफ्ते में कम से कम 2 या 3 मॉक में से CR के पैसेजेस आपको करने हैं सॉल्व, विद अ टाइम लिमिट ऑफ 25 मिनट्स. 25 मिनट में वो पूरा होना चाहिए. नहीं होता है तो छोड़ दो, अगले मॉक में तेरा ट्राई करो. तब तक ट्राई करना है जब तक वो 24 क्वेश्चन CR के आपके 25 मिनट के अंदर नहीं होते, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली में वही स्टिपुलेटेड टाइम है और उसी टाइम के अंदर हमें करना भी है वो. एनालाइज परफॉर्मेंस थॉरली. यू हैव टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस थॉरली. इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो आपने सॉल्व करे क्वेश्चन, आपकी परफॉर्मेंस आई आउट ऑफ 24, आपके 18 क्वेश्चन सही है, 6 क्वेश्चन गलत हो गए. दैट मीन्स आपकी जो एक्यूरेसी आई है वो सिर्फ 75% आई है. तो एक्यूरेसी को धीरे धीरे इंप्रूव करना है, एंड उसको इंप्रूव करने का बेस्ट तरीका होता है, इफ यू हैव डाउट इन एनी क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन में ए ऑप्शन भी हो सकता है, सी ऑप्शन भी हो सकता है, इससे बेटर है वन सेकेंड यस इससे बेटर है कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसको छोड़ दो. ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ट्रिकी बात बोली है, ध्यान से सुनना. इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन जिसमें आपको ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में डाउट हो रहा हो, वट एवर इज द ऑप्शन नंबर, अगर डाउट आता है तो स्किप दैट क्वेश्चन. इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन आप उसको छोड़ो. टीचर से आके कंसल्ट करो, अपने अपने मेंटोर से आके कंसल्ट करो कि सर मेरा इसमें ए ऑप्शन भी हो रहा है और सी ऑप्शन भी हो रहा है, अब मुझे श्योरिटी नहीं है. इफ यू डोंट हैव द श्योरिटी, आप आंसर टिक कैसे करोगे? जय माता दी करके थोड़ी करना है. हम लोगों को कुछ ऐसा करना है कि हमारा क्वेश्चन सही हो. तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बार बार आते रहेंगे. तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मॉक सॉल्यूशन, go to the teacher directly and ask why this question, why the 2 options are in my mind related to this question. उस कॉन्सेप्ट को समझो और नेक्स्ट टाइम उस टाइप की मिस्टेक ना हो, उस चीज पे हमें ध्यान रखना है. तो यस, एनालाइज परफॉर्मेंस थॉरोली. लास्ट वन इज वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग योर लॉजिकल रीजनिंग बाय रीडिंग क्रिटिकल थिंकिंग मटेरियल्स. अब क्रिटिकल थिंकिंग मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग मटेरियल लाइक आर्टिकल्स ही होते हैं बेटा, एडिटोरियल्स ही होते हैं. एडिटोरियल्स फ्रॉम द डिफरेंट जेनरेस. जेनरेस मतलब whether it is related to a philosophy, environmental or economy, or it is psychology related, or it is science and technology, or it is fictional or non-fictional, whatsoever is the genre. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिटिकल थिंकिंग के मटेरियल्स आपको पढ़ने हैं, जिससे कि आपके स्ट्रेंथनिंग हो जाए लॉजिकल रीजनिंग में. एंड लॉजिकल रीजनिंग से मतलब क्रिटिकल रीजनिंग में. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट 5 to 6 months are very crucial. If we people are talking about the 5 to 6 month, ये 5 से 6 महीने में हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं करनी, वो हमने स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में कर लिया. अगर लास्ट के 5 और 6 मंथ में भी अब हम कॉन्सेप्ट ही इंप्रूव करते जा रहे हैं, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा हमें. दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मॉक टेस्ट एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी. मॉक टेस्ट कैसे करने हैं, उसके अंदर अपने नंबर्स को कैसे इम्प्रोवाइज करना है, एंड एग्जाम में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट, शिफ्ट योर फोकस टू फुल लेंथ टाइम्ड मॉक टेस्ट twice a week to stimulate exam conditions. That is, पूरे हफ्ते में कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक देने हैं 2 से 4 बजे के बीच में. फ्रॉम 2 to 4 PM आपको डेली डेली कह रहा है वीकली 2 फुल लेंथ मॉक तो देने ही है. अब फुल लेंथ मॉक 2 से 4 देने का मतलब क्या हुआ?
आप तो डेली भी एक दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा, डेली नहीं देना आपको, आपको मॉक देने हैं सिर्फ हफ्ते में 2। अब इसका एनालाइजेशन क्या, एनालाइज कैसे करेंगे? आपने एक मॉक दिया, ठीक है, 2 से 4, देन उसको आपने जब मॉक कंप्लीट हो गया, उस टेन्योर को आपने कंप्लीट कर लिया, आफ्टर दैट लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों सेक्शंस को दोबारा से अटेम्प्ट करना है। क्योंकि 2 से 4 के बीच में तो आप प्रेशर के साथ करोगे, 2 से 4 के बाद विदाउट प्रेशर विद टेन्योर ऑफ 30 फॉर ईच सेक्शन आपने दोबारा से उसको ट्राई किया। चेक करो कि आपका स्पेशलाइजेशन कौन कौन से ऑप्शंस में वेरी कर रहा है। अगर वेरी नहीं कर रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो वेरी कर रहा है देन टॉक टू योर मेंटर्स कि सर ये वेरी क्यों कर रहा है। अगर ये वेरी कर रहा है तो इसके पीछे रीजन हमें जस्टिफाई करना है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में होगी फिर तो दिक्कत आ जाएगी। सो गो फॉर full length mock test twice a week and stimulate exam condition, same 2 to 4 p.m. daily. Next 2 to 4 p.m. every time when you attempt the full length mock. Review each mock test to identify patterns of mistakes and weaknesses. समझ में आ गया मैंने अभी क्या बोला था? एनालाइज करना है आपको मॉक को अच्छे से, आपको चेक करना होगा आप कौन कौन सी मिस्टेक्स बार बार कर रहे हो। अगर बार बार कर रहे हो तो उसको सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपीटेटिव मिस्टेक एग्जाम में भी सेम एज इट इज़ रिपीट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमारी हो चुकी है फिर भी हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो हमें चेक करना है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दो सेम मिस्टेक्स इन द एग्जाम हॉल, उसको करेक्ट करना होगा आपको मॉक टेस्ट के साथ। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस इंटेंसिवली ऑन मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप्स एंड हाई यील्ड टॉपिक्स। हाई यील्ड टॉपिक्स का मतलब हुआ जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पैसेजेस में या मॉक में या फिर मॉड्यूल्स में सबसे ज्यादा होते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आपके पास हर पैसेज में स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग का क्वेश्चन जरूर होता है, एग्जम्पशन का क्वेश्चन भी जरूर होता है, इन्फ्रेंस का क्वेश्चन भी जरूर होता है, कंक्लूजन का क्वेश्चन, अगर इन्फ्रेंस है तो कंक्लूजन का क्वेश्चन शायद ना हो, कंक्लूजन हो तो इन्फ्रेंस का क्वेश्चन शायद ना हो, और हो सकता है दोनों आ जाए। तो हाई यील्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एग्जाम में आने के, विद मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल। इजी लेवल पे नहीं जाना। देखो इजी लेवल आप लोग वैसे भी कर लोगे, आप लोगों ने इतना तरीके से पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली, इजी मॉक आया, इजी क्वेश्चन आया, बड़े आराम से अटेम्प्ट करोगे। वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर द डिफिकल्ट टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि एग्जाम इजी आ गया हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर ये मॉडरेट या डिफिकल्ट आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस तरह के पैसेजेस को भी आपको, उस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको डील करना आना चाहिए। रिफाइन स्ट्रेटजीज फॉर गैस वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैस वर्क का मतलब कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शन 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर रहे हैं, नाउ वी हैव टू चूज आउट ऑफ द 2। अगर आप मेरी मानेंगे तो गैस वर्क के ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। वाई सो? क्योंकि अगर वो सही हुआ तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं हुआ तो वो एक तो नेगेटिव लेके जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट जितना टाइम आपने उस क्वेश्चन में वेस्ट किया वो जीरो हो जाएगा, टाइम भी गया और नंबर भी गया 0.25 एक्स्ट्रा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द गैस वर्क, ऑल्दो ये एक तरह का एक स्ट्रेटेजी के अंदर आता जरूर है, बट कोशिश करो कि इस तक ना आपको जाना पड़े। एंड द लास्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मैनेज योर टाइम लाइक दिस कि आप 40 सेकेंड के अंदर हर क्वेश्चन को कर सके। 40 सेकेंड को करने के अंदर अपने क्वेश्चन को करने का मतलब हुआ कि आपके पास क्रिटिकल रीजनिंग के एक पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 4 मिनट होंगे। ओके, 5 मिनट होंगे कोई इशू नहीं है, 6 मिनट होंगे कोई इशू नहीं है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें कोशिश करने की उससे पहले हो। ठीक, कीप योर रिवाइजिंग कोर कॉन्सेप्ट्स एंड मेंटेन योर रीडिंग हैबिट फॉर कॉम्प्रीहेंशन एनहेंसमेंट्स। मतलब रीडिंग हैबिट आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी, लास्ट तक आपको रीडिंग तो करनी है, एडिटोरियल से, आर्टिकल से, आपके आर्ग्यूमेंट पीसेस से, वट एवर आप जहां से भी कर रहे हो, आपको रीडिंग हैबिट को कंटिन्यू रखना है विद रिवाइजिंग द कोर कॉन्सेप्ट्स। अब कोर कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं? सीआर के अंदर गिने चुने से 7 या 8 कॉन्सेप्ट है। एजम्पशन, प्रीमाइस उसी के अंदर आ गया, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस उसी के अंदर आ गया, आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग सेम टाइप होता है,
रेस्ट आता है आपका कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन रीजन सेम उसके अंदर आ जाता है, पैराडॉक्स आ जाता है, फ्लो आ जाता है, पैरेलल रीजनिंग आ जाता है, खत्म सी यार। इसके अलावा जब उसने कुछ पूछना ही है ना नहीं है तो अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना चाहिए आपको। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स बनाइए, नहीं बन रहे टीचर्स से मिलिए, टीचर्स अपने मेंटोर से मिलिए, उनसे बोलिए सर नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, वो नोट्स प्रॉपरली बनाइए। उसके बाद उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करिए, चाहे वीकेंड्स पे करिए, चाहे ऑल्टरनेट डेज पे करिए, चाहे कुछ भी। कीप रिवाइजिंग कोर कॉन्सेप्ट्स एंड मेंटेन योर रीडिंग हैबिट फॉर कॉम्प्रिहेंशन एनहेंसमेंट। क्लियर? द लास्ट वन, मंथ 7, आखिरी के महीने में नो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वी नीड, ऑलरेडी इट इज डन। नो स्पीड वी हैव टू मेंटेन, ऑलरेडी इट इज डन। हमें कुछ नहीं करना कि इस आखिरी के महीने में हम 2 से 4 मॉक दे रहे हैं, ऑल दो हमें डेली एक 2 से 4 का मॉक तो देना ही पड़ेगा। हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है 2 से 4 के अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मोर देन 108, मोर देन 115 क्वेश्चंस हमें डेली अटेम्प्ट करने हैं विद एक्यूरेसी। आप लोगों के लिए मैं एक एक्यूरेसी से रिलेटेड भी एक वीडियो लेके आऊंगा, हम उसके बारे में तब बात करेंगे कि एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव करना है। फिलहाल हम इसको कंप्लीट करते हैं। फाइनल रिफाइनमेंट एंड द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। फाइनल रिफाइन करना है अपने आप को कि अब अल्टीमेट हमें जब ब्रशअप करना होता है, फाइनली हमें ब्रशअप करना है अपने आप को, एंड कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। बच्चों का क्या होता है कि आप लोगों का क्या होता है कि एक मॉक में हमारे 70 आ गए, दूसरे में 80 आ गए, तीसरे में 100+ आ गए, चौथे में फिर 60 आ गए। तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस जो है ना यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहता है। वी पीपल हैव टू मेंटेन आवर स्कोर 70 to 75 के बीच में एज इट इज रहने चाहिए, 75 to 80 बीच में ही रहने चाहिए। अगर हम लोगों ने 90 क्रॉस कर दिया तो 90 to 95 के बीच में रहने चाहिए। इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं बेटा, और यहीं से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एंड ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आना कि हमारे 100+ मार्क्स आए जा रहे हैं, हर मॉक में 100+ आ रहे हैं, 100+ आ रहे हैं, और हम लोग हो गए ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस में हम बहुत माइनर माइनर माइन्यूट माइन्यूट से मिस्टेक करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमें एग्जाम टाइम पे नहीं करनी है। नो ओवर कॉन्फिडेंस, ना अंडर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आंसर पे। इफ यू पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट ओवर योर आंसर्स जो आप लोग ऑप्ट कर रहे हो, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप लोगों को कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें नहीं पता कि रिजल्ट में क्या आने वाला है, क्वेश्चन सही होगा, क्वेश्चन गलत होगा, डजंट मैटर। हमें विद कॉन्फिडेंस, विद 100% कॉन्फिडेंस अपने आंसर को टिक करके आना है। द फर्स्ट वन, टेक एटलीस्ट 3 to 4 फुल लेंथ क्लैट मॉक टेस्ट अंडर एग्जाम कंडीशन। सेम वही एग्जाम कंडीशंस, मतलब 2 से 4 दिन में हमें करना है, हफ्ते में कम से कम 3 या 4 मॉक हमें करने हैं, एनालाइज करना है, डाउट्स आते हैं तो टीचर से पूछना है। एनालाइज एवरी टेस्ट थोरोली, फोकस ऑन मिनिमाइजिंग केयरलेस मिस्टेक्स। बच्चे केयरलेस मिस्टेक भी कर देते हैं, आप लोग केयरलेस मिस्टेक करोगे। केयरलेस का मतलब आपने बहुत कॉन्फिडेंस से पैसे पढ़ा और आपको समझ में आ गया और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, जल्दी जल्दी में आपने बी की जगह सी टिक कर दिया, या फिर आपने क्वेश्चन पेपर में तो सी टिक करा, ओएमआर में बी टिक कर दिया। तो केयरलेस मिस्टेक्स नहीं करनी है। केयरलेस मिस्टेक्स जब हम करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं तो हमारा स्कोर खराब होता है, जो हम लोगों को नहीं करना है। प्रैक्टिस रैपिड रीडिंग एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। रैपिड रीडिंग का मतलब हुआ कि जल्दी जल्दी पढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर होगा। मैंने आपको बोला कि सीआर के अंदर 4 to 5 मिनट्स में एक पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तभी हो सकता है जब आपकी रैपिड रीडिंग प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा हो रखी हो, जब आप जल्दी पढ़ सकते हो। एक पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़ना मतलब 1 से 1.5 मिनट में कंप्लीट पूरा पढ़ देना और समझ भी लेना, कुछ इस तरह से पढ़ना है। कीप रिव्यूइंग वीक एरियाज आइडेंटिफाइड इन मॉक्स। बार बार रिव्यू करो कि आपका पर्टिकुलर वीक एरिया कौन सा है मॉक के अंदर। मैंने मॉक उठाया, मैंने मॉक के अंदर क्वेश्चंस करे, बार बार एजम्पशन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बार बार रिव्यू करो। तब तक करो जब तक उसमें 110% कॉन्फिडेंस ना आ जाए। रिव्यू दैट पर्टिकुलर पार्ट अगेन एंड अगेन। मेंटेन अ काम रूटीन। अपना रूटीन आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम रखना पड़ेगा, हेल्दी रहना पड़ेगा। एंश्योर यू आर वेल रेस्टेड बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले नींद
का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। नींद अच्छे से लेनी है, लास्ट 7 डेज, लास्ट 4 और 3 डेज व्हाट्सोएवर। नींद अच्छे से लेनी है कि एग्जाम के टाइम पे नींद ना आ जाए। नींद नहीं आएगी, नींद आ गई तो फोकस नहीं कर पाएंगे। अपने आप को अपना रूटीन इस तरह से रखना है कि आपको कोई दिमाग में कुछ चले ना। मान लो आप एग्जाम से पहले मूवी देखने चले गए और अगले दिन एग्जाम के टाइम पे मूवी चल रही है दिमाग में, बस चीज़ें रिकॉल होती रहती है जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो। एंड स्टे हेल्दी। हेल्दी मतलब अच्छे से खाना खाइएगा। कुछ जिस दिन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से एकदम पहले कुछ नहीं खाना। एग्ज़ाम से एटलीस्ट 2 या 3 घंटे पहले कुछ खाना है। यार इसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे, कोई बात नहीं। आज के सेशन में आप लोगों का मैं यहीं पे बोलूँगा कि दिस इज़ द लास्ट पार्ट, दिस वॉज द लास्ट पार्ट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर प्रिपरेशंस। जो मैंने वीडियो में आज आप लोगों के सामने मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी है, इस मैसेज को तरीके से समझिएगा। एंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू ऑल।